हमने पढ़ा था कि जो एश्योरेंस इंगेजमेंट है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, तो उसमें हमने पढ़ा थ्री पार्टीज़ का जो रिलेशनशिप है वो पढ़ा। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर पढ़ा, इवेल्यूएशन पढ़ा, सफिशेंट जो हमारे पास अप्रोप्रिएट एविडेंस है, और ऑडिट रिपोर्ट पढ़ा। लेकिन वो हमने जनरल पढ़ा था। उसके साथ मैंने आपको इन द केस ऑफ ऑडिट एश्योरेंस भी बता दिया था कि थ्री पार्टीज में प्रिपेयरर, यूजर्स एंड प्रैक्टिशनर आता है। प्रिपेयरर में मैनेजमेंट या डायरेक्टर आता है, और यूजर्स में शेयर होल्डर आते हैं, प्रैक्टिशनर्स में ऑडिटर्स आते हैं। ठीक है। सब्जेक्ट मैटर क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है। और इवेल्युएशन क्या होती है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो उन्हें प्रिपेयर किया गया है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग या नहीं। और अप्रोप्रिएट एविडेंस में ये होता है कि जो ऑडिटर है जिनके ऊपर वो काम परफॉर्म कर रहा है, क्या उनके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो अप्रोप्रिएट और वैलिड है या नहीं। और ऑडिट रिपोर्ट है वो रिपोर्ट जो कि शेयर होल्डर्स को शो कराई जाती है, शेयर होल्डर्स को दिखाई जाती है, उसको कहते हैं। ठीक है। इसमें एक ही चीज़ है, लेकिन वो जो एश्योरेंस इंगेजमेंट में हमने पढ़ा वो थोड़ा जनरल करके पढ़ा, ये स्पेसिफिक करके पढ़ा। ये मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया था। अब मैं इसी को दो केसेस में आपको बताऊंगी, लेकिन ये इतनी डिटेल में नहीं बताने वाली मैं आपको। इट्स सो सिंपल। सो जो डिफरेंस है इन रिलेशन टू ऑडिट, इन एलिमेंट्स का क्या किरदार है, इनमें क्या क्या आता है, और इन रिलेशन टू फोरकास्ट क्या आता है, फोरकास्ट बजट वगैरह फोरकास्ट में। ठीक है। इसमें ये है हमारे पास, देखें तो उसमें क्या आता है कि वो मैंने इधर नोट्स में ऐड नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि जो ऑडिट में हमारे पास आ रहे होते हैं इंटेंडेड यूजर्स, दे आर द शेयर होल्डर्स। बल्कि इसको मैं आपको अलग से बताती हूँ कि फोरकास्ट में और ऑडिट में क्या क्या आता है। ठीक है। अभी मैं आपको बता रही हूँ कि एश्योरेंस इंगेजमेंट की टाइप्स क्या हैं। एश्योरेंस इंगेजमेंट में हमने उसके एलिमेंट्स पढ़े। हमने पढ़ा एश्योरेंस का क्या मतलब है कि जो ऑडिटर है या प्रैक्टिशनर है वो एक फेयर एंड ट्रू रिप्रेजेंटेशन देता है ताकि कॉन्फिडेंस बहाल किया जा सके यूज़र्स का। और उसके आगे हमने 5 एलिमेंट्स पढ़े। थ्री पार्टी रिलेशनशिप क्या होता है, सूटेबल क्राइटेरिया क्या है, मैटर क्या है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, एवेल्युएशन एंड द ऑडिट रिपोर्ट, ये चीज़ें हमने पढ़ी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि जो एश्योरेंस इंगेजमेंट है उसकी टाइप्स क्या हैं। तो एश्योरेंस इंगेजमेंट की दो टाइप्स हैं, ये आपके सामने हैं। एक है हमारे पास लिमिटेड एश्योरेंस इंगेजमेंट्स, और दूसरी है हमारे पास रीज़नेबल एश्योरेंस इंगेजमेंट। ठीक है। जो लिमिटेड है, इसमें आपको नाम से ही एश्योरेंस इंगेजमेंट क्या होती है बेसिकली हमारे पास, ये वो होती है जिससे हम लोग जो हमारे पास यूज़र्स हैं उनको कॉन्फिडेंस बहाल करने के लिए हम उन्हें एक अपना ओपिनियन दे रहे होते हैं। उन्हें हम इसके ऊपर इवेल्युएशन करके उन्हें एक राय दे रहे होते हैं। एक स्टेटमेंट को हम ये साबित कर रहे होते हैं कि ये ट्रू एंड फेयर है। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं लिमिटेड और रीज़नेबल। लिमिटेड कहते हैं हमारे पास किसको, कि जो लिमिटेड हो, जो कि मुख्तसर हो, महदूद हो। और जो हमारे पास रीजनेबल है वो ये होती है कि वो रीजनेबल नहीं होती, वो बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये जो कुछ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेट आउट कर रही है। एक्यूरेट नहीं कह सकते इसको हम। ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो हमारे पास लिमिटेड है। लिमिटेड का मतलब होता है महदूद। इसमें हम लोग बस एक लिमिटेड कंक्लूजन्स तक जो है क्या करते हैं, अप्रोप्रिएट जो एविडेंस है उसको गैदर आउट करते हैं। एक अप्रोप्रिएट एक और एक और बात, सॉरी, इसको आप लोग ऊपर से चेंज कर दें। इसमें यहाँ पे आता है हमारे पास लिमिटेड, ये नाम, सॉरी, ये नाम चेंज हो गए हैं हमारे पास लिमिटेड, और यहाँ आता है रीजनेबल। ये गलती आपने नहीं करनी, सारा पेपर आपको हो जाए। ठीक है। रीजनेबल एश्योरेंस में हमारे पास क्या होता है कि रीजनेबल कंक्लूजन्स को ड्रॉ करने के लिए एक सफिशिएंट या अप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन को गैदर करना। ठीक है। एविडेंस को गैदर करना प्रैक्टिशनर गैदर करता है। और जो लिमिटेड होती है उसमें एक लिमिटेड अमाउंट तक जो है, लिमिटेड कंक्लूजन्स के लिए हमें एक सफिशिएंट इतना एविडेंस हो कि लिमिटेड कंक्लूजन्स बनाई जा सके। जो रीजनेबल है उसमें यह होता है कि हमारे पास जो
कुछ प्रोसीजर्स अप्लाई किए जाते हैं उस एविडेंस को प्रूव करने के लिए, जिसमें हमारे पास टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स और सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स होते हैं, और जो लिमिटेड है उसमें फ्यूअर्स होते हैं। ठीक है, इसमें एनालिटिकल प्रोसीजर्स अप्लाई की जाती हैं, इंक्वायरीज की जाती हैं, ज़्यादा लंबा खाता नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि जो रीजनेबल एश्योरेंस है वो तमाम मटेरियल एस्पेक्ट से जो है उस सब्जेक्ट मैटर को क्या करती है, कंफर्म करती है कि वो तमाम सूटेबल क्राइटेरिया उसको मेट कर रहा है या नहीं कर रहा। और जो लिमिटेड है वो आइडेंटिफाइड सूटेबल क्राइटेरिया तक महदूद है, वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन तक या ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता। एश्योरेंस ओपिनियन की अगर हम बात करें तो एश्योरेंस ओपिनियन कहते हैं कि जो ओपिनियन जाहिर करता है हमारे पास प्रैक्टिशनर, उसमें जो रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट है उसमें वो पॉजिटिवली वर्ड यूज करता है, जिससे जो कॉन्फिडेंस है यूजर्स का वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। जबकि लिमिटेड में वो नेगेटिवली वर्डिंग यूज करता है, वो ये नहीं कहता कि वो गलत है, लेकिन वो वर्ड्स कुछ ऐसे यूज करता है जो हमारे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं, ये जो लेवल को, ये जो कॉन्फिडेंस को कम कर देती है। मैं आपको एक समराइज फॉर्म में बताऊं, रीजनेबल एश्योरेंस वो है जिसमें प्रैक्टिशनर इतनी इंफॉर्मेशन को गैदर करता है कि वो रीजनेबल कंक्लूजन्स बना सके। रीजनेबल कंक्लूजन्स ताकि वो ये कह सके एटलीस्ट कि ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद वो उसके ऊपर बहुत से उस एविडेंस को प्रूव करने के लिए प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा, वो सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स अप्लाई करेगा, वो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स को अप्लाई करेगा, और वो तमाम एस्पेक्ट्स को चेक करेगा कि वो सूटेबल क्राइटेरिया को मेट कर रहा है या नहीं कर रहा। और वो जब उस एश्योरेंस के ऊपर ओपिनियन देगा, वो जब उस एविडेंस के ऊपर ओपिनियन देगा, तो वो पॉजिटिव वर्ड्स यूज करेगा, जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। वो ये कहेगा, सपोज कि जो मैंने चेक किया, जितनी मैंने इंफॉर्मेशन चेक की है, वो सारी की सारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेट कर रही है, तो इसका मतलब उसमें कोई गलती नहीं है, वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दे रही है। जबकि इन केस ऑफ लिमिटेड एश्योरेंस, वो लिमिटेड कंक्लूजन्स के लिए सफिशिएंट और एप्रोप्रिएट जो है वो एविडेंस जमा करते हैं, और वो उनको ऊपर ऊपर से जो है मोटा मोटा चेकआउट करते हैं, ज़्यादा सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ज़्यादा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई नहीं करते, फ्यूअर अप्लाई करते हैं। और वो तमाम मटेरियल एस्पेक्ट्स को नहीं देखते, वो कुछ आइडेंटिफाइड सूटेबल क्राइटेरियाज को देखते हैं। ठीक है, और उसके अलावा वो अपनी ओपिनियन का इजहार तो करते हैं, लेकिन उनकी वर्डिंग पॉजिटिव नहीं होती। वो ये ज़रूर कहते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है, हमारे मुताबिक ठीक है, हमें कोई गलती नहीं नजर आई। लेकिन वो ये नहीं कह सकते कि मतलब मैं आपको बताती हूँ, लेकिन जो वो वर्डिंग यूज करते हैं उससे जो यूजर है उसका कॉन्फिडेंस कम होता है। ये वर्डिंग यूज करते हैं, वो कहते हैं कि अभी तक हमने जितनी इंफॉर्मेशन को चेक किया, हमने जितनी रिपोर्ट को चेक किया, उसमें तो हमें कोई गलती नहीं नजर आई। उसमें ये कहता है, रीजनेबल में वो ये नहीं कहते, रीजनेबल में वो पॉजिटिव वर्डिंग यूज करते हैं, वो कहते हैं जो इंफॉर्मेशन है वो एप्लीकेबल है, वो बिल्कुल क्राइटेरिया को मेट करिए अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। लिमिटेड में वो ये कहते हैं, जिधर तक हमने इंफॉर्मेशन जितनी चेक की उसमें तो हमें गलती नहीं नजर आई। ये नेगेटिव है, क्या मतलब गलती हो, उन्होंने पॉजिटिव वर्डिंग नहीं यूज की, ये होता है। अब जो ऑडिट इंगेजमेंट है, इसमें जो लिमिटेड है वो मोस्टली हम नहीं पढ़ते, इसमें हम एश्योरेंस इंगेजमेंट में रीजनेबल को पढ़ते हैं, और रीजनेबल की एक टाइप है, एक एग्जांपल है जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑडिट। बाय एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट, सो उसको अभी हम देखते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट्स क्या है। अब जो एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट्स हैं, वो IAS 200 हमें ये बताता है कि जो इसका पूरा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर एंड कंडक्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटिंग स्टेट। जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है इंडिपेंडेंट ऑडिटर का, जो एक्सटर्नल ऑडिट इंगेजमेंट है, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर का, वो इंडिपेंडेंट और उसका क्या मकसद होता है कि जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनके साथ ये जितना भी काम हुआ है वो मैच कर रहा है कि नहीं, ये जो अप्लाई किया हुआ है ये काम उसके साथ मैच कर रहा है या नहीं। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं एक्सटर्नल ऑडिटर के, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि वो क्या करता है
वो हमें एक रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि ये जो स्टेटमेंट है वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट से फ्री है, बड़ी गलतियों से फ्री है। ठीक है, वो अपना ओपिनियन जाहिर करता है कि ये जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से जो है वो मैच कर रही है, वो उनके अकॉर्डिंग बनी है। और वो ये बताता है कि ये ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो कर रही है। ठीक है, अब एक्सटर्नल ऑडिट डिपार्टमेंट, जो एक्सटर्नल ऑडिट है वो क्या करता है, वो किस किस को रिव्यू करता है वो देखिए। ऑब्जेक्टिव क्या है, तीन ऑब्जेक्टिव है। वो रीजनेबल एश्योरेंस को ऑब्टेन करता है, वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, वो रिपोर्ट बनाता है। ये उसकी क्या है हमारे पास ऑब्जेक्टिव है। लेकिन वो किस चीज को रिव्यू करता है, वो किस चीज के ऊपर अपना ओपिनियन जाहिर करता है, वो किस चीज की एश्योरेंस देता है, वो भी हम देखते हैं। ठीक है, it is a review and assessment of a financial record to perform an overall conclusion as to whether के वो ये बताता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो सारी काम करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, तो वो ये बताता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल मतलब उसके ऊपर जो एक्सेप्टेबल अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो अप्लाई हुई है कि नहीं, उस चीज को बताता है। वो ये बताता है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो रेलेवेंट रेगुलेशंस के साथ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर रही हैं कि नहीं। और वो फिर जितने भी मटेरियल मैटर्स होते हैं उनको डिस्क्लोज करता है। ठीक है, ये उसके एक्सटर्नल ऑडिट के काम होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो हमारे पास रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है, वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करता है, वो रिपोर्ट करता है। लेकिन वो किस किस चीज को और किस किस तरह करता है, वो ये चीजें हैं कि वो रिव्यू करता है किस किस को, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कंप्लाइंस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एडिक्वेसी क्लियर करता है। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं जो ऑब्जेक्टिव है, क्या है एक्सटर्नल ऑडिट एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव, आपको पता है उनका यही है कि क्या है, वो अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं। एक्सटर्नल ऑडिट का काम जनरल नहीं है, उनका काम स्पेसिफिक है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर वर्कआउट करते हैं। वो ये बताते हैं कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन पेश कर रहे हैं या नहीं। यही इनका ओपिनियन, जगह जगह यही पढ़ेंगे हम बार बार। अब एक्सटर्नल ऑडिटर की जरूरत क्यों पड़ती है, एक्सटर्नल ऑडिटर की जरूरत आपको इसलिए पड़ती है कि अगर एक कंपनी है उसके अंदर कोई डायरेक्टर काम कर रहे हैं, दे आर द एम्प्लॉयज, जो शेयर होल्डर हैं वो कंपनी के मालिक हैं, उनके उधर शेयर्स हैं। जो डायरेक्टर्स हैं वो मालिक नहीं है, वो सिर्फ उनको मैनेज कर रहे हैं, देख रहे हैं। शेयर होल्डर का क्या मकसद होगा कि वो अपनी प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। डायरेक्टर का क्या मकसद होगा कि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें। कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, सैलरीज बढ़ा के, बोनसेस बढ़ा के, वो जो है विंडो ड्रेसिंग करेंगे। ठीक है ना, जो चीज होगी वो नहीं शो करेंगे। ठीक है, तो शेयर होल्डर्स जो हैं वो कंपनी को फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। जरूरी नहीं है कि शेयर होल्डर कंपनी की रनिंग में इन्वॉल्व हो, नहीं, लेकिन जो कंपनी है उसको मैनेज कौन कर रहा है, हमारे पास डायरेक्टर। कंपनी को मैनेज कौन कर रहे हैं, हमारे पास डायरेक्टर्स मैनेज कर रहे हैं कंपनी को। और डायरेक्टर्स का क्या काम होना चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें ऑन द बिहाफ ऑफ शेयर होल्डर्स। और शेयर होल्डर्स का क्या ऑब्जेक्टिव है, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना। लेकिन जो डायरेक्टर्स हैं उनके हाथ में ये सब है कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करके और परफॉर्मेंस को डिफरेंट तरीके से शो करें। एज प्रॉफिट कम है लेकिन वो शो करेंगे कि प्रॉफिट ज़्यादा है, ताकि शेयर होल्डर्स को लगे कि उनकी कंपनी अच्छी साइड पे जा रही है, अच्छा काम कर रही है, तो वो उनको बोनसेस दें। ठीक है, उनकी सैलरीज में इनहेंस है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो साल के एंड में बनती है, तो ऑडिट तो उसका बाद में होता है, तो गलतियां तो बाद में पता चलेंगी। हो सकता है कि वो बाद में डायरेक्टर उस कंपनी को छोड़ के चला जाए। तो डायरेक्टर्स जो हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं
ताकि वो शेयर होल्डर्स को परफॉर्मेंस और पोजीशन का बता सकें, कंपनी कहाँ खड़ी है, कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है। और इस मैनिपुलेशन के रिस्क की वजह से शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं ताकि वो हमें ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन दे सकें कंपनी की, आया कंपनी सही चल रही है या सही नहीं चल रही, आया जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने इसको मैनिपुलेट किया है या नहीं किया। तो जो ऑडिट है वो सारी कंपनीज के ऊपर लाजिम नहीं है, लेकिन जिस तरह कुछ कंपनीज हैं जिन्हें हम कह सकते हैं पब्लिकली कोटेड और लार्ज कंपनीज, उनके लिए तो लॉ के थ्रू जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना और उनका ऑडिट जो है वो लाजमी है लॉ ने कहा। लेकिन जो स्टेचुटरी ऑडिट है वो रिक्वायर नहीं होता, वो लेकिन जो है इसलिए किया जाता है ताकि शेयर होल्डर्स को बताया जा सके कि उनकी कंपनी कहाँ जा रही है। वो बाय लॉ जो है वो आपके ऊपर फर्ज नहीं है, ठीक है। यहाँ तक। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि बेनिफिट्स क्या है ऑडिट के, लिमिटेशंस क्या है और उससे पर एक्सपेक्टेशन गैप क्या है, ठीक है।